चलिए फिर आपको इम्पोर्टेंट वाली न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने नया क्या किया था, फॉग। गर्मियाँ आने को हैं, तापमान बढ़ रहा है। लोग कहते हैं कि फरवरी के महीने में हमने इतना तापमान नहीं देखा था पिछले साल। मार्च की पहली दूसरी तारीख को भी इतना तापमान नहीं देखा था। तापमान तो बढ़ेगा ही, सुख निदान हॉट हो गया है, तो तापमान तो बढ़ना ही था, वो बढ़ गया। ऐसे में हम आपको फॉग पढ़ा रहे हैं। देखिए, जब ये तो प्रमाणित तथ्य है, जब स्वयं अग्निदेव साथ होंगे तो हॉट ताप हो ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे में हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, फॉग। वो मैं हूँ, फॉग, द कंडेंस्ड वर्जन। ओके, चलिए। फॉग का पार्ट 1 किया था बेटे कनव, घर जाए कर लिया था? आगे पढ़ा लूँ इफ़ यू विल अलाउ? इंग्लिश मेरी थोड़ी ऐसी है। चलें आगे। फॉग इस बार उत्तर भारत में बड़ी घने कोहरा रहा। अतुल, कौन से महीनों में? फरवरी। अमूमन ही कारण ये हुआ करता था कि किसानों के द्वारा फसलें जलाई जाती थीं, पॉल्यूटेंट्स क्रिएट होते थे, तो उसकी वजह से हम ये मान लेते थे कि भाई फॉग बहुत डेंस है। इस बार फॉग हुई है और बहुत ज़्यादा डेंस हुई है, लेकिन उसके कारण कुछ और समझ में आते हैं। नेचुरली ही पॉल्यूटेंट्स तो होते हैं, लेकिन कारण कुछ और भी समझ में आते हैं। उन्हीं कारणों को समझने के लिए वो जो बड़ा सा एक आर्टिकल अखबार में लगा था, उसको समझने के लिए हम ये टॉपिक कर रहे हैं। टॉपिक की ग्राउंड बनाना हमारा दायित्व बनता था, हमने बनाई। उसमें सैचुरेशन, ड्यू पॉइंट, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये ना समझाया जाता तो टॉपिक समझ ना आता। इसके लिए हमने आपको फॉग पार्ट 1 दिया, आज फॉग पार्ट 2 पे है। फॉग पार्ट 2 पे हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से उठाते हैं। हमने छोड़ा था ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के ऊपर और वहीं से उठाते हैं। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है? एयर की। मैंने साफ लिखा है मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इज द मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी ऑफ एन एयर ऑफ सर्टेन वॉल्यूम। नेचुरली जब आप ह्यूमिडिटी कैपेसिटी की बात करते हैं, तो जब आप मॉइस्चर की बात करते हैं एयर में, तो आप उसे या तो ग्रेन पर क्यूबिक फुट से मेजर करते हैं या ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ग्रेन्स पर क्यूबिक फीट और ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से आप उसे देखते हैं कि पर क्यूबिक फीट में उसके कितने ग्रेन्स हैं, कितने दाने, और दूसरा पर क्यूबिक मीटर में कितने ग्राम है वो, इस हिसाब से आप उसे देखते हैं। ओके, तो अगर आप ह्यूमिडिटी कैपेसिटी की बात करते हैं, तो मैंने क्या कहा, पर क्यूबिक फीट, पर क्यूबिक मीटर, तो एक सर्टेन वॉल्यूम की बात तो करनी पड़ेगी ना भाई, तभी तो मॉइस्चर पता लगा पाओगे कि कितने वॉल्यूम को कंसिडर कर रहे हो। तो इसलिए वो लिखा है कि कैपेसिटी ऑफ एन एयर ऑफ सर्टेन वॉल्यूम, एंड डेफिनेटली मॉइस्चर इज़ द एवेपोरेटेड वर्जन ऑफ वाटर। वो गैशियस फॉर्म में है पानी, जो कभी लिक्विड फॉर्म में रहा था, तो इसके लिए हमने उसको ऊष्मा दी होगी ना, हीट तो दी होगी ना, तो टेम्परेचर में चेंजेस आए हैं तभी तो उसकी स्टेट बदली है, और लिक्विड से गैशियस में आया है। आई बात समझ में? तो डेफिनेटली एक टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए। टेम्परेचर में फिर से चेंजेस कर दूंगा तो वो फिर से गैस से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड भी तो हो जाएगा, बर्फ़ जम जाती है ना, पहाड़ों में जाते हैं, टेम्परेचर का खेल है। तो कैपेसिटी ऑफ एन एयर ऑफ सर्टेन वॉल्यूम एट सर्टेन टेम्परेचर टू रिटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। सो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ एन एयर ऑफ सर्टेन वॉल्यूम एट सर्टेन टेम्परेचर टू रिटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। एक हवा एक तापमान के तहत अपने एक वॉल्यूम में कितना मॉइस्चर कंटेंट मैक्सिमम रिटेन कर सकती है, यही उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है। समझ आई भाई? जैसे मुद्दे की बात ये है बेटा कि एक थैला हवा लेकर के आ रहे हो बाज़ार से, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितनी है, तो आप बताएंगे कि इतने थैले में जो हवा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इतना मॉइस्चर रह सकता है अगर जून का महीना है तो। जून का महीना माने टेम्परेचर, ओके, थैला माने वॉल्यूम, और आपने मुझे बताया इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इतना मॉइस्चर होगा। ओके, दैट इज़ द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ऑफ द एयर। ये कुछ चीज़ों से जुड़ी हुई होती है। सबसे पहला एस्पेक्ट तो यही है कि इवेपोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। लिक्विड फॉर्म में आपके सामने पानी पड़ा है, आपने उसको टेम्परेचर दिया तो वो पानी अपनी स्टेट बदल गया, वो इवेपोरेट हो गया।
तो नेचुरली इवेपोरेशन इज़ द मेन एस्पेक्ट ऑफ द मॉइस्चर, और हम यही बात कर रहे हैं कि एक एयर की मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट रिटेन करने की जो कैपेसिटी है एक सर्टेन वॉल्यूम में, एक टेम्परेचर पे, वो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है। तो फिर मॉइस्चर की ही तो बात हो रही है। तो मॉइस्चर फॉर्म आपको अचीव ही कैसे हुई? जब आपने इवेपोरेशन प्रोसेस एक्टिवेट किया। तो इवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब अगर हम अदर कंडीशंस को साइड रखें तो इवेपोरेशन जो है वो सीधे सीधे किससे जुड़ी हुई है? टेम्परेचर से। आप टेम्परेचर बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा, तो फिर इवेपोरेशन बढ़ गई ना। टेम्परेचर को बढ़ाने से इवेपोरेशन क्या हो जाती है? सुखनिदान, इंक्रीज। और इवेपोरेशन किस चीज़ को जन्म देती है? सुखनिदान, वेपर्स, दैट इज़ द मॉइस्चर। और हम एयर की किस कैपेसिटी की बात कर रहे हैं? मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी। तो जितना ज़्यादा अपन टेम्परेचर करेंगे उतना ज़्यादा अपना इवेपोरेशन होगा, जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ज़्यादा मॉइस्चर क्रिएट होगा। बात सही है कि नहीं? तो ऐसे में अगर टेम्परेचर अपन ज़्यादा बढ़ा दें, वॉल जो एयर का वो पैकेट है उसे और ज़्यादा गर्म कर दें, तो उसकी और ज़्यादा कैपेसिटी नहीं बढ़ जाएगी मॉइस्चर रिटेन करने की? वो और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और ज़्यादा मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी। सो टेम्परेचर अगर इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई बात समझ में? जितना ज़्यादा आप तापमान बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज़्यादा ही वो एयर केपेबल होती जाएगी ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन करने के। ओके, डन। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसलिए मैंने यहाँ पर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वर्ड भी लिखा है। तो अब आपसे मैं ये बात पूछ लेना चाहता हूँ, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर जाते हुए बढ़ेगी कि घटेगी? कम होगी। गुड गर्ल, कम होगी। रीज़न? टेम्परेचर, हाँ हाथ ऊपर को कर रही थी, बोल कम रही थी। टेम्परेचर कम होगा। तो इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ, तो ऐसा नॉर्थ साउथ नहीं, पोल वर्ड, इक्वेटर से पोल वर्ड जाते हुए टेम्परेचर क्या होता है करण? डिक्रीज। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होगी? डिक्रीज। कंसेप्ट अभी हमने पढ़ लिया। ओके, क्लियर, वेरी गुड। एक तो एस्पेक्ट ये हो गया। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो प्रभावित करती है, एक्सटेंट ऑफ लैंड एंड वाटर। एक्सटेंट ऑफ लैंड एंड वाटर, देखिए मोस्टली क्या होता है कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है? कम या ज़्यादा? ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? कोस्टल एरिया में मेरी बच्ची ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्यों ज़्यादा होती है? इवेपोरेशन के लिए मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल है, दैट इज़ द वाटर, वो ज़्यादा अवेलेबल है। आई बात समझ में? तो जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होगी। आई बात समझ में? एक एस्पेक्ट ये। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जहाँ पर लैंड एंड वाटर कनेक्ट होते हैं वहाँ पर विंड वेलोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, हवा की रफ्तार एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि आपकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होगी। मैंने उस दिन भी बताया था, आपकी हवा चल रही है, उसे एक पैकेट ऑफ एयर यहाँ तक आया, उसे नीचे से मॉइस्चर मिला, जितनी उसकी मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी थी उसने उतना कर लिया और वो सैचुरेट हो गया। ऐसे में अगर विंड वेलोसिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, जबकि कभी भी होती नहीं, तो सैचुरेशन बहुत क्विक होगा, तो विंड की ह्यूमिडिटी कैपेसिटी लो होगी। लेकिन अगर यही तेज़ रफ्तार विंड होगी तो एक पैकेट ऑफ एयर दूसरी पैकेट ऑफ एयर के द्वारा क्विकली रिप्लेस होगा। इसके तहत वो पूरा का पूरा जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन करने की क्षमता रखेगा। तो विंड वेलोसिटी तेज़ होगी तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, विंड वेलोसिटी कम होगी तो हवा ठहर सी जाएगी। ऐसे में उस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे जो भी उसको रिटेन हुआ है मॉइस्चर वो उसी में सैचुरेट हो जाएगी। आई बात समझ में? क्योंकि विंड की एक खासियत है, वो एक जगह से मॉइस्चर दूसरी जगह ले जाने का काम करती है।
एक जगह से मॉइस्चर दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। और मॉइस्चर की एक खासियत है बेटा धरती पे, वो एक जगह के तापमान को दूसरी जगह ले जाता है। मॉइस्चर की क्या खासियत है, वो एक जगह के तापमान को दूसरी जगह ले जाता है। तापमान बढ़ा, लिक्विड गैशियस में बदला, हीट को गेन करके, यानी कि उसका पोटेंशियल बढ़ा एनर्जी का, यानी कि लेटेंट हीट, जो हीट उसने गेन की लिक्विड से गैशियस में बदलने के लिए, उसकी लेटेंट हीट। तो अब वो वेपर इस पर्टिकुलर एरिया की हीट को हवा के साथ बह करके दूसरे एरिया में ले गया ना, इस पर्टिकुलर एरिया की हीट को दूसरे एरिया में ले गया ना, यही तो उसकी खासियत है। इसी तरह से तो तापमान पृथ्वी पर एलोकेट हो रहा है, इसी तरह से तो हीट एक जगह से दूसरी जगह घूम रही है। आई बात समझ में? तो पैकेट ऑफ एयर जितनी तेज़ी से रिप्लेस होंगे उतनी ज़्यादा मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी होगी उस कॉलम ऑफ एयर में, उस वॉल्यूम में। आई बात समझ में? और इसलिए विंड वेलोसिटी अगर तेज है तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज़्यादा है, विंड वेलोसिटी अगर कम है तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी आपकी कम है, यानी कि मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी आपकी कम है। वो एयर, जिस एयर की जितनी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है उसके इक्वली अमाउंट में उसमें मॉइस्चर आ जाए, तो उस एयर को अपन क्या कहते हैं? सैचुरेटेड एयर। और सैचुरेशन पॉइंट आप सबको पता है प्रेसिपिटेशन में कितना महत्वपूर्ण है, चाहे बर्फबारी हो, चाहे ओले पड़े या वर्षा, इसमें सैचुरेशन का क्या महत्व है, सैचुरेटेड एयर कितनी इंपॉर्टेंट है, वो हम अभी तो करने ही वाले हैं। आई बात समझ में? क्योंकि हवा सैचुरेट होगी अगर, तो ही जा करके प्रेसिपिटेशन की बिगिनिंग होगी। जब तक हवा तृप्त ना हुई, उसमें जितनी वेपर्स को धारने की क्षमता है उतने वेपर आपने उसको नहीं दिए, वो वर्षेगी, वो बरखा नहीं बनेगी, वो गिरेगी नहीं। आई बात समझ में? इसलिए जितनी उसकी मॉइस्चर को रिटेन करने की कैपेसिटी है, अगर आपने उसको उतना मॉइस्चर दे दिया तो वो अल्टीमेटली वो सैचुरेट हो जाएगी। अब ये आप तय करिए कि आप सैचुरेशन को कैसे अचीव करना चाहते हैं। कई तरीके हो सकते हैं सैचुरेशन अचीव करने के, भी कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है तापमान गिरा दीजिए, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को गिरा दीजिए। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी गिर गई तो उसकी मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी गिर गई, मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी गिर गई तो जितने को मॉइस्चर अवेलेबल है उतने में तृप्त हो गई, वो उतने में ही सैचुरेट हो गई। दैट्स इट। ओके। और ये एक बहुत बड़ा कारण है फॉग जमने का। ज़मीन पे ही क्लाउड से बन जाते हैं, ज़मीन पे ही बादल बन जाते हैं। यही एक कारण हो सकता है कि सर्दियों में बनती हैं, तापमान काफ़ी गिर जाता है। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जितनी है एयर की, उसके इक्वल प्रोपोर्शन में फटाफट से मॉइस्चर मिल जाए अगर, इमीडिएट सेंस में सैचुरेट होकर के फॉग बन जाती है। ऊपर जा कर के इतने घने बादल बनती ही कि नहीं कि वर्षा हो जाए, ज़मीन पर ही बादल का रूप धारण कर लेती है। ओके, इतनी बात समझ में आई? इस पे किसी को कोई टेंशन, कोई परेशानी? अच्छा, अब आप बार बार कहेंगे कि यार ये मॉइस्चर रिटेंशन क्या? चलो हवा से इतर आते हैं, कुछ और समझते हैं, इस कंसेप्ट को तरीके समझते हैं। आप अपना शरीर किस कपड़े सुखाते हैं? तौलिए से, टावल से। क्यों सुखाते हैं? टावल में वो स्पेसेस होते हैं जिन स्पेसेस में आपकी बॉडी का वाटर ट्रैप हो जाता है, तो वो आपके शरीर का पानी किसने धारण कर लिया? उस तौलिए ने। फिर कौन गीला हो जाता है? वो तौलिया। फिर उस तौलिए को आप धूप में सुखा के फिर से यूज़ कर लेते हैं। या दूसरा तरीका है, उस तौलिए को 4 बार झड़क देते हैं, उसका पानी निकाल के उसे फिर थोड़ी देर के लिए, सोचिए कई बार आप ग्रुप में कहीं घूमने चले जाते हैं और लड़कों का आपको पता ही है तौलिए उलिए नहीं लेके जाते हैं, एक ही तौलिए से 4 नहा रहे हैं, लेकिन जो चौथा है वो परेशान हो जाएगा क्योंकि उसका शरीर उस तौलिए से सूखेगा नहीं, क्योंकि तौलिया गीला हो रखा है। तौलिए में जितने पोर स्पेसेस थे, सारे के सारे पोर स्पेसेस पानी ने भर दिए हैं, और अब उस तौलिए में और क्षमता नहीं है कि वो आपके भी शरीर का पानी ले ले। इसका मतलब वो अगर पढ़ा लिखा है तो बाहर आके यही कहेगा कि मुझे यही तौलिया मिला तुम्हें देने के लिए, फुली सैचुरेटेड। तौलिया पूरा सैचुरेटेड था। तौलिए में जितना पानी धारण करने की क्षमता थी वो पहले 3 शरीरों से धारण कर चुका था, चौथे शरीर को वो सुखाने की बजाय गीला कर रहा था, सुखा नहीं रहा था। आई बात समझ में? यही तो ज़िंदगी का खेल है। थोड़ी सी कमी रखनी चाहिए, सैचुरेशन अचीव नहीं होनी चाहिए, लेकिन
हर चीज़ सैचुरेट हो जाए ऐसा नहीं। माँ का प्रेम कभी भी सैचुरेट नहीं होता, जीवन में कितना भी मिलता रहे। इसी तरह से गुरु का ज्ञान और आशीर्वाद है, इसी तरह से छात्र और शिष्य की कृतज्ञता है, इनमें कभी सैचुरेशन नहीं आती। जानते हैं क्यों? क्योंकि एनर्जी इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड इन द नेचर। ये एनर्जी के ही रूप हैं, आकार हैं, प्रकार हैं, ये कभी सैचुरेट नहीं होते। ओके, इसलिए ऊर्जा को ईश्वर ने ऐसा बनाया कि वो कभी भी क्रिएट नहीं होगी, वो ऑलवेज क्या होगी? ट्रांसफॉर्म। सोच के देखिएगा कि ईश्वर ने इसे ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि यदि ऊर्जा से आप संपन्न होने लगे, सैचुरेट होने लगे, सृष्टि खत्म हो जाएगी उसी क्षण। चलिए, तो इसलिए ऊर्जा का सृजन नहीं होता, ऊर्जा का केवल परिवर्तन होता है। तो कुल मिला के अब कंसेप्ट समझ आया? तौलिया सैचुरेट हो गया तो क्या हुआ करमवीर? उसने और पानी आपके शरीर से नहीं लिया। इसी तरह से हवा में मॉइस्चर कंटेंट धारण करने की ताकत होती है, ठीक है? वो कैसे धारण होगी? सबसे मस्त शरीर कौन से तौलिए से पहुंचा जा सकता है? एकदम धूप में कड़क तौलिया, धूप से उतार के लाओ, शरीर को जस्ट छू ही दो, सुखा देता है ना? इसका मतलब एकदम कड़क सूखी हुई हवा। सूखी हुई हवा का मेरे मतलब क्या है मेरे बच्चे? कि तापमान जितना अधिक होगा तो वो हवा उतनी ज़्यादा सूख जाएगी ना, क्योंकि उसमें जो पहले से पड़ा हुआ मॉइस्चर है वो तो और फुर्र हो जाएगा, वो तो फुर्र हो जाएगा ना, उड़ जाएगा ना। सूखी हुई कड़क हवा, उसको जब कहीं से मॉइस्चर प्राप्त होगा तो वो तो अधिक से अधिक धारण कर लेगी, क्योंकि वो तो पहले ही मॉइस्चर से विहीन चल रही है। इट इज़ द ड्राई विंड ना, उसमें ग्रेन पर क्यूबिक फुट में ग्रेन बड़े कम है, किसके? मॉइस्चर के। उसमें ग्राम पर क्यूबिक मीटर में ग्राम बड़े कम है, किसके? मॉइस्चर के। क्योंकि सुखा रखी है आपने, जैसे तौलिया सुखाया है धूप में। सही बात है? तो ऐसे में वो ज़्यादा जल्दी शरीर सुखाएगी, क्योंकि मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी उस हवा की बिल्कुल वैसी बनी हुई है जैसे सूखे कड़क तौलिए की आपका शरीर से पानी धारण करने की क्षमता। आई बात समझ में? लेकिन अब जब तौलिया एक शरीर को छू के गीला हो गया है, अगले शरीर तक जाएगा, शरीर को तो सुखाएगा लेकिन उतनी कड़क गर्मी नहीं देगा, मज़ा सा नहीं आएगा, तीव्रता नहीं देगा, सुखाएगा लेकिन उतना मज़ा नहीं। ठीक इसी तरह से एक लेवल पर मॉइस्चर रिटेन कर चुकी हुई एयर नेक्स्ट लेवल पे मॉइस्चर तो अटेन करेगी, लेकिन एक तो स्लो करेगी और दूसरा कम मात्रा में करेगी। इसलिए यदि दूसरा तरीका ये है कि अगर हम उस तौलिए को गति दे दें फर फर फर, तो उसका मॉइस्चर इतर बितर हो जाता है। और दूसरा तरीका, उस तौलिए से अभी भी पानी लेने का तरीका है, जल्दी जल्दी चलाओ शरीर पे, ले लेगा पानी। इसी तरह से तेज गति से चलती हुई हवा फटाफट नए कॉलम, नए एरियाज ऑफ, नए पैकेट ऑफ एयर को वहाँ पर लाएंगे, पुराने को रिप्लेस करेंगे और वो मॉइस्चर को लेती जाएगी। तो वेलोसिटी बढ़ा दीजिए। आई बात समझ में? तौलिया और हवा सेम ही खेल है, ज़िंदगी में इसको समझ के चलिए। और जब तौलिया पूरा तर तो हवा भी पूरी तर, तो नया मॉइस्चर ले पाएगी बेटे? नहीं। तौलिया भी सैचुरेट है, पानी लेने की जितनी क्षमता ले ली, हवा भी सैचुरेट है। अब तरीका क्या है अपने पास? अगर नया तौलिए को नया शरीर से पानी लेना है, एक ही तरीका है, निचोड़ो चर। और तो फिर हवा को निचोड़े कैसे? हवा के निचोड़ का बेटा तरीका एक ही है, कंडेंसेशन। चर, उसको निचोड़ते कैसे? कंडेंसेशन। क्योंकि पूरी हवा के वो तत्व जिनमें मॉइस्चर है वो कुछ कुछ चीज़ों पर बैठेंगे, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, और बैठ करके आपस में कंडेंस हो जाएंगे। जैसे आप तौलिए के पोर स्पेसेस को आप क्या कर रहे हो? मरोड़ा देने का मतलब क्या है? आप पोर स्पेसेस को क्लोज कर रहे हो, और जितनी आपकी बाजुओं में भुजाओं में जान है उतना ज़्यादा पोर स्पेसेस को क्लोज करोगे, उनके बीच में ट्रैप पानी बाहर आ जाएगा। इसी तरह से सारे के सारे मॉइस्चर्स जब आपस में कोलेसेंस कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो फिर वो सारा का सारा हवा का वो क्षेत्र खाली पड़ जाएगा और वो बादल भारी हैं, बरस जाएंगे, गिर जाएंगे। हवा फिर खाली, तो ऊपर उठती हुई हवा गीले तौलिए के समान है जिसमें मॉइस्चर ही मॉइस्चर है। नीचे गिरती हुई हवा डिसेंडिंग एयर सूखी होती है, मरोड़ा देने के बाद जैसे तौलिया सूख जाता है, बिल्कुल वैसे। ये भी कंसेप्ट अब हम करें। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का ये कंसेप्ट समझ में आया बेटा? गति बढ़ा दूंगा हवाओं की तो कैपेसिटी क्या बढ़ जाएगी? मॉइस्चर रिटेन करने की बढ़ जाएगी। तापमान बढ़ा दूंगा तो मॉइस्चर को रिटेन करने की कैपेसिटी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी, जैसे सूखा कड़क तौलिया। ओके, इक्वेटर से पोलवर्ड जाऊंगा तो क्या बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी ना। तो बोलो, मैं कौन सा कह रहा हूँ बढ़ जाएगी? मैंने कहा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब अगला कंसेप्ट पढ़ें? रुको ना, फिर एक एक कंसेप्ट करेंगे। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, अब फिर करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सारी की सारी प्रेसिपिटेशन आपको इससे समझ आ जाएगी, फॉग भी इससे समझ आ जाएगा।
अखबार के एक पैराग्राफ की 2 लाइनों में ये बात ऐसे ही लिख दी जाती है। मुझे लगता है कि शायद क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि भाई इस बार जनवरी फरवरी में फॉग बहुत थी। क्वेश्चन तो ऐसा होगा कि भाई इस बार फॉग इतनी क्यों थी, फॉग कैसे होती है, फॉग क्या होती है, उसके लिए अपन ये पढ़ रहे हैं। अनुरीत पढ़ना चाहिए ना, क्या है, गुड गर्ल। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट पर वॉल्यूम ऑफ एयर एट डेफिनेट टेम्परेचर। ध्यान से समझें, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की, तो पहले तो वर्ड ही क्लियर है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट अमाउंट में कितनी ह्यूमिडिटी पड़ी हुई है। ओके, आप कहते हैं ना ये एब्सोल्यूटली करेक्ट है। ये एब्सोल्यूट वर्ड आप बहुत बार यूज़ करते हो ज़िंदगी में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। वेट को वॉल्यूम से जुड़ा गया है। वेट को किससे जुड़ा गया है? वॉल्यूम से जुड़ा गया है। और बात यहाँ पर की गई है एक डेफिनेट टेम्परेचर की। ओके, कि किसी भी एक डेफिनेट टेम्परेचर पे इट चेंजेस विद कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। जनरली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टेम्परेचर से बदलती नहीं है अगर आप कोई नया मॉइस्चर ऐड नहीं कर रहे हैं बाय वे ऑफ इवेपोरेशन। जनरली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती अगर कंडीशन ये है कि आप कोई, देखिए ऐसा बहुत बार होता है, ये तो एक जनरल सेंस में कह दिया जाता है कि टेम्परेचर बढ़ गया, ह्यूमिडिटी बढ़ गई। जिन एरियाज़ में ड्राइनेस है, जिन एरियाज़ में कुछ इवेपोरेट होने को है ही नहीं, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा के ह्यूमिडिटी कैसे बढ़ा देंगे? वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ कर ह्यूमिडिटी कैसे बढ़ जाएगी? सोच के देखिए। वहाँ पे तो टेम्परेचर बढ़ा के ड्राइनेस बढ़ा दोगे, और क्योंकि जो इवेपोरेशन, जो मॉइस्चर भी है वो भी फुर्र हो जाएगा, जो मॉइस्चर ही है वो भी ख़त्म हो जाएगा। रेगिस्तान क्यों है? रेगिस्तान क्यों है सुख निदान? एक्सेस ऑफ टेम्परेचर है मेरी जान। इसकी वजह से हवाएं शुष्क हैं, एरिड हैं वो। जानते हो क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन से कहीं ज़्यादा है। इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन से कहीं ज़्यादा है। जब कुछ प्रेसिपिटेट ही नहीं, कुछ बरस ही नहीं रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा, और आपने इवेपोरेट ही कर दिया है। ज़्यादा देर भी तौलिया यदि धूप में डाल देना सुख निदान, तो उसकी एक खासियत देख लेना, वो बहुत अधिक कड़क भी हो जाए तो शरीर को छूना छोड़ देता है। अधिक से अधिक कड़क तौलिया शरीर को छूना छोड़ देता है, शरीर के ऊपर ऊपर चलता है, रगड़ता है शरीर को, सुखाता नहीं है। उसको भी अगर शरीर सुखाने लायक बनाना है तो पता क्या करना पड़ता है? थोड़ी देर शरीर से जोड़ के रखना पड़ता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, फिर वो शरीर सुखाना शुरू करता है, क्योंकि वो एक्सेस ड्राई हो गया है। इतना ड्राई हो गया है कि उसके पोर स्पेसेस इतने ज़्यादा रिजिड हो चुके हैं कि वो अब अपनी उस कैपिलरी एक्शन को भी छोड़ चुके हैं, जिस कैपिलरी एक्शन के माध्यम से वो तौलिए के धागे आपका पानी उन पोर स्पेसेस में ले जाते थे। धागे आपने अधिक सुखा दिए, चटक गए, काम करना रोक दिया, ये भी अच्छा नहीं। इसलिए आप उन्हें थोड़ी देर के लिए जोड़ के रखते हैं शरीर से, वो थोड़े से वेट होके एक्टिवेट होते हैं, पानी पोर स्पेसेस की ओर ले जाने चाहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नदियों के चैनल कई सालों से अबेंडन पड़े हैं। वर्षा हुई, रास्ते मिले ही नहीं, वर्षा का पानी नदियों में कैसे बदले? काफ़ी दिनों तक होनी पड़ेगी, फिर वापस से वो चैनल रेजुविनेट होंगे, फिर नदियाँ दिखनी शुरू होंगी, वरना तो बाढ़ ही बाढ़ है। ओके, तो ये इसका क्या सिलसिला है कि ये टेम्परेचर बढ़ना मतलब ज़रूरी नहीं है कि मॉइस्चर ही बढ़ना है। कंडीशन होनी चाहिए कि मॉइस्चर अवेलेबल भी होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पानी भी अवेलेबल होना चाहिए। नेहा, सूखे पतीले को जलाते जाओ, जल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। पानी होगा तो स्टीम बनेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन अपन मान लें कि टेम्परेचर बढ़ना है या घटना है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। नया मॉइस्चर अपन ऐड नहीं कर रहे, नया मॉइस्चर अपन ऐड नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट उतना नहीं है। इसका खेल वॉल्यूम से है, और इसका खेल यहाँ पर जोड़ा गया है प्रेशर से। यहाँ पर वॉल्यूम को टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं बनाया है, प्रेशर डिपेंडेंट बनाया है।
आई बात समझ में? इट इज़ नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज़ प्रेशर डिपेंडेंट। नेचुरली टेम्परेचर बढ़ने से एयर पैकेट का वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि जो गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो नेचुरली उस पैकेट ऑफ एयर का फिर वॉल्यूम भी उतना बढ़ जाएगा। नेचुरली हम 10 लोगों ने एक दूसरे को हक किया हुआ है, बीच में कोई ऐसा थॉट विचार या शक्तियाँ आ गई, हमारे पहले संगल बनेंगे, फिर हाथ और छूटेंगे। नेचुरली हम वही 10 लोग हैं जो पहले एक कमरे में समा गए थे, अब हो सकता है हम पूरे के पूरी छत पे भी समा ना पाएँ, क्योंकि अब हम फैल चुके हैं, हमारी बॉन्डिंग टूट चुकी है, लूजली ऑर्गेनाइज्ड हो गए, तो स्पेस भी काफ़ी आ गया है, वॉल्यूम बढ़ चुका है। आई बात समझ में? क्योंकि तापमान बढ़ा था, फिर तापमान घटा, हम सब सारे जो इंस्टिगेट हो रखे थे, हम सब शांत हुए, ठंडे पड़े, फिर से पास आए, हाथ पकड़े, गले मिले, फिर क्लोज हो गए, वॉल्यूम कम हो गया। तापमान बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, तापमान घटा, वॉल्यूम घटा। ये तो एक परिस्थिति हुई सुखनिदान। परिस्थितियां तो इसके विपरीत भी हैं बेटे करनदीप। वो क्या है? अब आती है दैवीय ताकतें। तापमान को नहीं घटाया बढ़ाया, तुम जो फैले पड़े थे ना पूरी छत पे, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग आ गए, उन्होंने तुम्हारी मुंडियां पकड़ करके दबा दिया एक दूसरे के साथ, और तुम एक दूसरे क्लोज हो गए। मतलब कि दाब बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आ गए, वॉल्यूम घट गया। जैसे ही बड़े बुजुर्ग गए, मुंडियां छूट गई, मुंडियां माने द हेड, छूट गई, डोर फिर टूट गई, हम फिर खुल गए, प्रेशर रिलीज हुआ, हम फिर वॉल्यूम बढ़ा गए, हम फिर फैल गए। आई बात समझ में? तो फिर वॉल्यूम तो प्रेशर का भी संबंध है, और प्रेशर के अर्थ पे कॉलम है। अर्थ का ट्रोपोस्फेयर का रीजन अगर अपन ले लें, तो मैंने तो यही बताया है कि ट्रोपोस्फेयर के आधे कॉलम तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि गैसेस डेंस हैं, और ट्रोपोस्फेयर के बाकी के आधे कॉलम में गैसेस जो हैं वो डेंस नहीं हैं, रेयर हैं। इसकी वजह से वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। तो इसलिए जब पैकेट ऑफ एयर ज़मीन के पास, ये पैकेट ऑफ एयर इस तरफ आया, तापमान गर्म हुआ, ये पैकेट ऑफ एयर गर्म हुआ, ये ऊपर की ओर उठा है, उठ तो गया एक बारी गर्म हो करके, उठ तो गया टेम्परेचर की वजह से, गैसियस मॉलिक्यूल फैल गए, ये हल्का हो गया, वो वॉल्यूम बढ़ गया, हल्का हो गया ना, है ना? हल्का हुआ, ऊपर उठा। अब जब ऊपर उठा है, अब तापमान का योगदान नहीं है, अब इसका वॉल्यूम अपने आप बढ़ेगा। कारण क्या है? जैसे जैसे ऊपर उठ रहा है, वैसे वैसे ऊपर उठने के साथ साथ इस पे एटमॉस्फेरिक दबाव घट रहा है, क्योंकि ऊपर जाते जाते एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है, और जैसे जैसे इस एयर पैकेट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट रहा है ना बेटे करमवीर, वैसे वैसे ये पैकेट फैल रहा है, प्रेशर घट रहा है, ऊपर ऊपर जा रहे हैं, डेंस एटमॉस्फेयर रेयर होता जा रहा है, पैकेट पे प्रेशर कम हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, और वो पैकेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे, वो जो आउटवर्ड प्रेशर लगा रहे थे, उनकी जो बॉन्डिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने बना रखी थी, वो टूट रही है, तो वो दूर जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। आई बात समझ में? तो वॉल्यूम बढ़ रहा है का मतलब क्या है? इसका क्या अर्थ हुआ कि भाई वॉल्यूम बढ़ रहा है? बताएं। एयर पैकेट रेयर होता जा रहा है, टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। आई बात समझ में? टेम्परेचर घटता जा रहा है। कारण क्या हो रहा है टेम्परेचर घटने का? उसका रीज़न क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब लगा हुआ था, तो जब आप चीज़ों को सघन कर देंगे, एक दूसरे के पास ले आएंगे, भरी हुई खचाखच बस में क्लोज कर दिया आपने, उन पर प्रेशर लगाया है, टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है। और जैसे ही आप उनको दूर दूर कर देंगे, वैसे ही उनका टेम्परेचर भी घट हो जाएगा, क्योंकि उनकी इंस्टिगेशन रिड्यूस हो जाएगी, दूर दूर हो जाएंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट, जैसे ही ऊपर की ओर उठने लगेंगे,
प्रेशर रिलीज हुआ, फैल गए। वाटर वेपर्स किस स्टेटस को अचीव करेंगे? लिक्विड थे, टेम्परेचर गेन किया था तो गैशियस में आए थे, एक एनर्जी गेन की थी जो उसका पोटेंशियल बनी, जिसे आप लेटेंट हीट कहते हैं। और जैसे ही ऊपर की ओर जाने लगे, जैसे ही ऊपर की ओर जाने लगे, वॉल्यूम फैल रहा है, गैशियस मॉलिक्यूल्स फैल रहे हैं, लेकिन ऊपर की ओर जाते 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 उन वेपर्स के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ था वो धीरे धीरे रिलीज़ होने लगा, अपना टेम्परेचर लूज़ करने लगे और धीरे 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 अपनी वापस फॉर्म अचीव करने लगे। वो लेटेंट हीट रिलीज़ होने लगी है, इसकी वजह से इंस्टिगेशन कम हो गई है, इसकी वजह से क्लोज आ रहे हैं, आपस में कोलेसेंस हो रहा है, एक वेपर दूसरे से, दूसरा तीसरे से मिल रहे हैं प्लेटफॉर्म धारण करके, इसकी वजह से वो वापस से वाटर ड्रॉपलेट बनेंगे, फिर से वो इवेपोरेटेड वर्जन से यानी कि गैशियस से लिक्विड में आएंगे और जुड़ते ही जाएंगे। एक ऊंचाई पे ऐसी ऊंचाई आ जाएगी कि इतने भारी हो जाएंगे कि और ऊपर ना जा पाएंगे, गिर जाएंगे, बरस जाएंगे। अब ये देखना है कि ये किस पॉइंट पे हुआ, ये फ्रीजिंग पॉइंट पे हुआ या फ्रीजिंग पॉइंट के पहले ही हुआ या फ्रीजिंग पॉइंट के भी बहुत आगे जाके हुआ। उस पर निर्भर कर जाएगा कि प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में है, उस पर निर्भर कर जाएगा कि प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में है। लेकिन देखिए यहाँ पर दाब घटा है इसलिए तापमान में अंतर है, यहाँ पे दाब घटा है इसलिए तापमान में अंतर है, और तापमान में जो अंतर है इसकी वजह से जो एक्सपेंशन है वो डिफरेंट सेंस में है। वॉल्यूम तो बढ़ रहा है क्योंकि दाब घट रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे इसलिए बढ़ रहा है कि दाब घट रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि टेम्परेचर अचीव करके मॉलिक्यूल्स इंस्टिगेट हो गए और वाइब्रेशन ज़्यादा हो गई इसलिए दूर जा रहे हैं बॉन्ड तोड़ के, नहीं। वॉल्यूम इसलिए बढ़ रहा है कि उन पर दाब घटा है, और दाब घटने से टेम्परेचर रिलीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इसकी वजह से इंस्टिगेशन कम है, इसकी वजह से इंस्टिगेशन कम है। और जब अंदर से वो जो हीट गेन की हुई थी वाटर ने, जिसकी वजह से उसने अपनी स्टेट बदली सी, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में आया था, वो हीट अब रिलीज करेगा और वापस से गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में आ जाएगा, नज़दीक आ जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट का रूप धारण करेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर तो खेला सारा का सारा असेंट का है, हवा के ऊपर उठने का है। तो असेंट हुई तो हवा क्या हुई? एक्सपेंशन। असेंट हुई तो हवा क्या हुई? एक्सपेंशन। तो असेंट इज एक्सपेंशन। आई बात समझ में? असेंट का मतलब हवा का एक्सपेंशन। डिसेंट का मतलब हवा की नीचे की ओर गिर रही है तो हवा में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा एयर पैकेट, एटमॉस्फेयर का दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। एटमॉस्फेयर का दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता ही चला जाएगा। इसकी वजह से जैसे जैसे वो दबाव बढ़ता चला जाएगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता जाएगा। एयर पैकेट टेम्परेचर गेन करता जाएगा, और टेम्परेचर गेन करता जाएगा, गेन करता जाएगा, गेन करता जाएगा, तो ज़मीन तक आते आते उसका टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, और ज़मीन तक आते आते टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो ह्यूमिडिटी को रिटेन करने की कैपेसिटी भी काफ़ी हो जाएगी। जितनी कैपेसिटी अब बनी हुई है ह्यूमिडिटी रिटेन करने की, उसके कॉन्टेक्स्ट में मॉइस्चर कुछ भी ना होगा, क्योंकि वो तो वर्षा बन के बरस आया था पहले ही, अब हवा गिरनी शुरू हुई है, इसलिए ड्राई विंड कहलाएगा। इसलिए कौन सी विंड कहलाएगा? ड्राई विंड। और ज़मीन पे गिर के वो हवा फिर से मॉइस्चर गेन करेगी, क्योंकि उसमें मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत है, उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी अब बहुत है, गर्म हो रखी है, दाब चला गया, समीप आ गए, ताप बढ़ गया, क्लोज कर दिए ना, ताप बढ़ गया, मॉइस्चर रिटेन करने की ताकत बढ़ गई, ज़मीन के पास आएंगे, नीचे इवेपोरेशन हो ही रहा है, उस मॉइस्चर को गेन करेंगे और इतने गर्म हो जाएंगे एक मौके पे कि फिर ऊपर उठेंगे। एयर पैकेट गर्म होके तो ऊपर उठेगा ही उठेगा, फिर ऊपर उठेंगे, दाब छूटेगा, प्रेशर छूटेगा, तापमान घटेगा,
तापमान घटेगा, वाइब्रेशनें घटेंगी। वाइब्रेशन घटेंगी तो फिर वाटर अपनी उस फॉर्म में आना चाहेगा जिस फॉर्म में वो था, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस हुआ था वो गर्मी से, अब वो फिर से गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में आएगा, तो इसे कंडेंसेशन कहते हैं। आई बात समझ में? कंसेप्ट क्लियर? तो इस तरह से नीचे आती हुई हवाएं, शुष्क हवाएं, ड्राई विंड्स, वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होती। डिसेंडिंग एयर एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि जहां हवा डिसेंड कर रही है वहां पे कंडेंसेशन नहीं होगा, इनफैक्ट उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बड़ी होगी, तो इसलिए वो सैचुरेट विंड नहीं बनेगी, वो अनसैचुरेटेड है। और जो वो सैचुरेटेड ही नहीं है तो वो किस तरह से प्रेसिपिटेशन करेगी? तो गिरती हुई हवाएं, सूखी हवाएं, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ी हुई हवाएं, सूखा तौलिया, जो भी नीचे से इवेपोरेट हो रहा है सबको लेते जाएंगी, अपने अंदर धारण कर लेंगी। आई बात समझ में? रिटेन करती जाएंगी और नीचे ही नीचे आती जाएंगी, क्योंकि दाब बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है। ओके, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है दाब के बढ़ने की वजह से, प्रेशर की बढ़ने की वजह से वॉल्यूम घट रहा है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसलिए अपन को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन करने की ताकत भी बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन करने की ताकत भी बढ़ रही है। और टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इसकी वजह से अपन ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन करेंगे, क्योंकि अब गैसियस फॉर्म ही हम अचीव करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी है। तो गिरती हुई सूखी हवाएं पानी को गैस में बदलने के लिए ज़िम्मेदार होती हैं, लिक्विड को गैसियस में बदलने के लिए ज़िम्मेदार होती हैं। आई बात समझ में? लेकिन फिर जब यही ऊपर उठेगी, मतलब मैंने पहले भी समझाया, प्रेशर घट जाएगा, वही सारा फिनोमेना रिपीट। गिरते हुए जितना मॉइस्चर रिटेन किया, उठते हुए टेम्परेचर, प्रेशर रिलीज हुआ तो टेम्परेचर भी रिड्यूस हुआ, और टेम्परेचर रिड्यूस हुआ तो मॉइस्चर ने कहा कि अब मैं इतना अनस्टेबल नहीं जी सकता यार। किसी ने पूछा क्यों? कहता ताप घट रहा है भाई, ताप घट रहा है। कहता क्यों? दाब घट रहा है, दाब घट रहा है, ताप घट रहा है। कहता ऐसा क्यों? क्योंकि दबाव घट गया मुझ पे, अब मैं उतना इंस्टिगेटेड नहीं रह सकता। तो कहते क्या? शांत भाव एक दूसरे के समीप आएंगे, मिलेंगे, पानी से पानी की बूंदें जुड़नी शुरू हो जाएंगी, यानी कि वेपर से वेपर जुड़ना शुरू हो जाएगा, पानी बन जाएगा, पानी बरस जाएगा, बादल दिखने लग जाते हैं आपको। आई बात समझ में? और इसे ही क्या कहते हैं? कंडेंस होना। ऊपर की ओर हवाएं जाती हैं तो एयर पैकेट में एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, लेकिन वाटर कंडेंस करता है। नीचे की ओर आते हैं, एयर पैकेट कॉन्ट्रैक्ट करता है। एयर को हमेशा अलग रखना वेपर से, एयर प्रेशर अलग है, वेपर प्रेशर अलग है, ये बात याद रखना। एयर पैकेट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एयर प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन वाटर कंडेंस नहीं हो रहा, इवेपोरेट हो रहा, दूर जा रहा है, क्योंकि ताप बढ़ रहा है। आई कहानी समझ में? जिंदगी मजे में चल रही है, ऐसे ही जीवन का सृजन होता है। गिर रहे हैं, जितना नीचे गिरेंगे सोच उतनी संकुचित होती चली जाएगी, नैरो होते चले जाएंगे, नैरो माइंडेड होते चले जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन। शरीर से तरलता जाती रहेगी, सोच से तरलता जाती रहेगी, दिमाग से, दिल से तरलता, प्रेम, मोह सब जाता रहेगा। ऊपर उठ रहे हैं, दायरा बढ़ रहा है, दायरा बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तरलता उतनी बढ़ रही है क्योंकि नज़दीकियां बढ़ रही हैं, और एक पॉइंट पे सृजन का आधार बनेंगे, उर्वरता क्षमता को समर्थन देंगे और वनस्पति उगेगी, क्योंकि आप वर्षा बन के, मेघ बन के बरसेंगे। इसलिए कहते हैं ऊंचा उठें, नीचा ना गिरें। आई बात समझ में? उड़ती हुई हवाएं फैलती हैं, गिरती हुई हवाएं संकुचित होती हैं। ऊंचा उठने में ही सृजन है, नीचा गिरने में साइकिल है।
क्योंकि प्रत्येक ऊंची उठने वाली चीज़ को नीचे का ध्यान भी रखना है, क्योंकि यदि ऊपर ही उठ गए तो फिर उठ जाएंगे। उठा तो अर्थियाँ करती हैं, उठा तो अर्थियाँ करती हैं। आप फूलों की तरह चुने जाएं वो ज़्यादा बेहतर है। चुनने आप फूल ही जाते, फूल चुगते हैं ना, इसलिए नीचे की ओर गिरना भी अनिवार्य है। ओके, समझ आई कहानी? तो भाई एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वॉल्यूम डिपेंडेंट है ना, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के मामले में वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है या फिर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि एक्सपेंशन माने ऊपर जाना या नीचे आना? असेंट, ऊपर जाना। कॉन्ट्रैक्शन माने नीचे आना कि ऊपर आना? नीचे आना। सारी प्रक्रिया समझ आई? तो ये क्या हो गया, ऊपर जाने से एयर पैकेट एक्सपेंड हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज। और नीचे आने से एयर पैकेट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज। ऊपर जाने वाली हवाएं मॉइस्चर धारण किए हुए हैं, कंडेंसेशन का आधार बनेंगी। नीचे आने वाली हवाएं ड्राइनेस, इवेपोरेशन का आधार बनेंगी। ऊपर जाने वाली हवाएं वर्षा करेंगी, अनस्टेबिलिटी को जन्म देंगी, यानी कि अनस्टेबल एटमॉस्फेयर, हवाएं, आंधी, वर्षा। नीचे गिरने वाली हवाएं स्टेबिलिटी को समर्थन करेंगी, सूखापन पैदा करेंगी। एटमॉस्फेयर में स्टेबिलिटी माने ड्राइनेस। ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं किसी मंच से किसी राजनीतिक भाषण को संबोधित कर रहा हूँ? नहीं, हम विज्ञान पढ़ रहे हैं मजे से। इतनी कहानी समझ में आई? तो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट जनरली नहीं है, अगर आप कोई नया मॉइस्चर ऐड या सब्ट्रैक्ट ना करें। ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है। वॉल्यूम यहाँ पर प्रेशर डिपेंडेंट है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के खेल से ये एक्चुअल में एडियाबैटिक लैप्स रेट का कंसेप्ट है। ओके, दैट इज द नेगेटिव लैप्स रेट। ओके, टेम्परेचर गिर रहा है, नेगेटिव लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, एडियाबैटिक लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट। ओके, समझ में आई कहानी? अब आगे बढ़े। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बहुत बड़े लेवल पर जिम्मेदार होती है बच्चों इस बात के लिए कि प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इस बात। अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान से बताओ यार करण, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बड़ी कम है। एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में वेट ऑफ वेपर मॉइस्चर इज बहुत लेस है, ठीक है? जितनी मर्जी ऊपर उठती जाए वो हवा, उठा लो। हवाएं तो बहुत ऊपर उठती हैं, प्रेसिपिटेशन होती है? नहीं। आप कहेंगे हवा तो बड़ी उठी करमवीर, बहुत धरती में ताप था, एयर के पैकेट बड़े संबंध में आए, बड़े गर्म हुए और बड़े उठे, आई गर्म हुई ऊपर उठी, वर्षा ना हुई। आप जवाब पता क्यों दोगे? वेट ऑफ मॉइस्चर इज वेरी वेरी लेस इन दिस पैकेट ऑफ एयर। इतना कि जितना मॉइस्चर लेके घूम रही थी, ऊपर जा कर के भी क्या वर्षा करा देगी, क्योंकि एटलीस्ट कंडेंसेशन के लिए भी इतना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर तो हो कि वो कंडेंस हो करके इनफ बादल जनरेट करे ताकि वर्षा भी बने। समझ आई? ये भी तो ज़रूरी है ना। इसलिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पर एक लेवल पर प्रेसिपिटेशन रिलाई करती है। ओके, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्लियर? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये सब पढ़ाएंगे तो फॉग पढ़ में आएगी। और भी बहुत से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं, और भी बहुत। और ऑनलाइन बच्चों की जानकारी के लिए मैं बताने देना चाहता हूँ कि हमने फिजिकल ज्योग्राफी सारी कवर कर दी है और उसके लेक्चर हमारे पास अवेलेबल हैं जो यूट्यूब पे नहीं है। उस पर कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा, ना कभी चलता था ना कभी चलेगा। जिन्हें भी लोगों को चाहिए, दिल करे तो संपर्क कर लें, कवरेज ऐसे ही की हुई है। ओके, नेहा सोच रही है ये कैसा प्रचार है। ये नेहा, प्रचार और प्रसार में अंतर है। हम प्रसार ज़्यादा करते हैं, प्रचार कम करते हैं, ठीक है? चीज़ों का प्रसार ज़्यादा होना चाहिए, फैलाओ, प्रचार कम करो।
स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बेटे ध्यान से, मास ऑफ वाटर वेपर इन ग्राम्स, ग्राम, मास ऑफ वाटर वेपर इन, अब इंग्लिश में लिखा है तो पढ़ रहा हूँ, मास ऑफ वाटर वेपर इन ग्राम्स कंटेन्ड इन अ किलोग्राम ऑफ एयर। अब यार मेरी बात सुनो यार, 1 किलो हवा में, 1 किलो हवा में कितना ग्राम वेपर है? ये बिल्कुल वैसा ही है कि 1 किलो गुलाब जामुनों में कितने ग्राम खोआ है। अब मेरी बात सुनो मेरी जान, 1 किलो गुलाब जामुन पहले लवली स्वीट वालों ने आपको एक सजे हुए डब्बे में दिए, ठीक है, डब्बे का वॉल्यूम इतना बड़ा था, गुलाब जामुन तो 1 किलो ही थे ना बेटा, और उसमें खोआ भी फिर 200 ग्राम ही था, बाकी तो आपको पता ही क्या चेपते हैं वो लोग, मैदा वैदा। 200 ग्राम तो उसमें क्या था। आपका दिल हुआ कि यार ये तो दिखावा लगता है, इतना बड़ा डब्बा, 1 किलो गुलाब, डब्बा निकालो यार, लिफाफे में डालो। अब प्लास्टिक का लिफाफा ले आए, उसमें 1 किलो गुलाब जामुन डाल दिए, इतना सा वॉल्यूम हो गया। गुलाब जामुन कितना है? 1 किलो, उसमें खोआ कितना है? 200 ग्राम। आपका मन हुआ कि यार ये लिफाफा भी अच्छा नहीं लगा, इसको मैं वैक्यूम पैक करा लेता हूँ। वैक्यूम पैक होते हैं ना, सारी हवा निकलवा लिया आपने बीच में से, इतना सा पैकेट बन गया, वॉल्यूम और कम हो गया। गुलाब जामुन कितना उसमें? 1 किलो, उसमें खोआ कितना है? 200 ग्राम। खेल सारा किलो और ग्राम का है, वॉल्यूम को कौन पूछता है सुखनिदान। कई बार आप लोगों के साथ धोखा होता है ना, शादी का डिब्बा बहुत बड़ा सा आता है, खोलते हो माल इतना ही निकलता है, तो तभी कहते हैं कि वॉल्यूम देख के वॉल्यूम की तरफ अट्रैक्ट मत हो, अंदर देखो माल कितना है, किलो कितने, ग्राम कितने। ये वही वाली कहानी, कितने किलो हवा में कितना ग्राम मॉइस्चर है। किलो माने गुलाब जामुन अतुल, और ग्राम का मतलब बेटे, किलो तो मतलब गुलाब जामुन है बेटे, ग्राम क्या है और खोआ क्या है? मुझे लगा खोआ से कुछ और ही ना समझ लो, कहीं खोआ तो नहीं निकल रहा बेटा। चलो ध्यान दो इधर, वरना मावा खिलाना पड़ेगा। तो गुलाब जामुन और खोआ, ओके, इतना क्यों समझाया मैंने? ये किलो वाला खेला है, ये वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है। पिछला वाला वॉल्यूम पे डिपेंडेंट था, बट वहाँ का वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं था, वो वॉल्यूम असेंट और डिसेंट से जुड़ा था। ये वाला किलो का खेल है बेटे, ये तो वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं। वॉल्यूम तुम यार कई बारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आते हो, सही है, इतना बड़ा बोतल लेके आओ, उसमें भी 1 किलो दूध, इतनी सी बोतल लेके जाओ, उसमें भी 1 किलो दूध, इतना बड़ा घड़ा टांग लो, उसमें भी 1 किलो दूध, दूध तो 1 किलो ही है ना। चाहे अब उसे मिल्क मैन ने बड़ा सा कंटेनर टांगा है या आपने उसे अपने जग में डलवा लिया, मुद्दा कितना आया? किलो। क्या वो किलो वॉल्यूम डिपेंडेंट था भाई? है भैया मनदीप? स्पेसिफिकली ह्यूमिडिटी कितना है ये पता लगाना है, कितने वॉल्यूम में कितना मॉइस्चर है वो नहीं पता लगाना, मुद्दे की बात है। इतने किलो हवा है, मॉइस्चर बता कितना, खत्म कहानी, बस सब साइड कर। ओके, तो ये हुआ ना असली गेम, ये पता लगाने का कि हवा कितनी मिलेगी और पानी कितना निकालेंगे। अगर आपसे कोई कहे कि इस हवा से कितना पानी निकाल सकता है, यानी कि गुलाब जामुनों से कितना खोआ निकाल सकता है, आप अगर हलवाई आप कहोगे मैक्सिमम 200 ग्राम खोआ निकाल लूँगा, हवा गुलाब जामुन कितने वो बताएगा 1 किलो, 200 ग्राम खोआ निकाल लूँगा। इसी तरह से अगर आप एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे खड़े हैं और पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर सब कुछ आपको पता है, कोई आपसे पूछे यहाँ की हवा से कितना मॉइस्चर निकाल लेगा, आप जो अमाउंट बताएंगे वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलो में इतना मॉइस्चर है यहाँ पे, 1 किलो हवा में। ओके, इट इज़ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अच्छा, वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वाला मुझे बताओ यार, वो इक्वेटर से पोलवर्ड जाएंगे तो वो घटेगी कि बढ़ेगी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी?
अरे कम होगी ना यार, वो आगे आगे जाते रहते हो जब बेटा करंट इक्वेटर से जब पोलवर्ड जाते रहते हो क्या होता है, एक तो यार वेपोरेशन कम होती है तो मॉइस्चर कम होता है, दूसरा टेम्परेचर भी कम होता जाता है, दूसरा पोलवर्ड जाओ तो डिसेंडिंग एयर्स है ना, हवाएं जो हैं वो ड्राई हैं एंड कोल्ड हैं, तो फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इक्वेटर से पोलवर्ड क्या होती है, घटती है ना बेटा, डिक्रीज होती है ना। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर इन ग्राम्स कंटेन्ड इन अ किलोग्राम ऑफ एयर, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन अ डेफिनेट एयर। समझ आई? अगर आपको कोई अभी पूछे इस कमरे का एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इस कमरे की हवा में कितना प्रेजेंट है, आंसर आएगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में, कि इतने किलो हवा इस कमरे में, उसमें से इतने ग्राम इसमें मॉइस्चर पड़ा हुआ है, चलो उठाओ निकलो। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेल्डम अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर और प्रेशर से प्रभावित नहीं होता। क्यों, क्या कर लोगे तुम, 1 किलो फल है, जूस वाली मशीन में डाल करके उसको पूरा प्रेशर कर दोगे, उसका स्टेट बदल दोगे, सॉलिड से लिक्विड कर दोगे, लेकिन उसका अगर तो दम है उस मशीन में तो या तो उसका पूरा सॉलिड का लिक्विड करके दिखाए, वेस्ट ना प्रोड्यूस करे, फिर वो भी 1 किलो ही आएगा, वो भी 1 किलो ही आएगा। बदल लो प्रेशर, फिर प्रेशर कहीं से वो वाला एक वीडियो चलता है ना, जैसा जो पहले किया होता है उसी को रिपीट कर देता है, वो वाला वीडियो चला लो, वो वाला काम करो, प्रेशर फिर से इतना कम कर दो कि वो लिक्विड फिर से सॉलिड बन जाए, जो करना कर लो। मतलब आई बात समझ में? 1 किलो गुलाब जामुन है गुरप्रीत, हरप्रीत, बहुत गुस्सा आ गया आपको, इतना गुस्सा आ गया कि आपने पूरे गुलाब जामुन पकड़ के पूरे मचोल दिए, पूरा मचोला कर दिया, पूरा मचोल के फिर इकट्ठे करके तराजू पे फेंक दिए। 1 किलो ही तो होगा बेटे। प्रेशर लगा के उसकी फॉर्म बदल दी, उसका स्टेट, उसका रूप आकार प्रकृति बदल दी, वजन तो नहीं बदल पाया ना, वजन तो नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है पहाड़ों में, जैसे थोड़ा सा सोना थोड़ा ज़्यादा चढ़ जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा कम होता है ना, थोड़ा वहाँ पर फिर क्या होता है कि सोना थोड़ा ज़्यादा कम, या पहाड़ मैदानों में पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता। इधर देखो, ये समझ में आ रहा है? आई बात समझ में, तुम लोग भी ना, इतना समझ में आया? टेम्परेचर, अब टेम्परेचर जितना बढ़ा दो उतना वॉल्यूम पैकेट का बढ़ेगा, किलो गुलाब जामुन तो नहीं बढ़ने लगे, है ना? टेम्परेचर, किलो गुलाब जामुन बड़े ठंड में ले गए, यहाँ से चले थे किलो देहरादून से लिए थे, धनौल्टी चढ़ गए जाकर के, मसूरी से भी ऊपर बड़ी बर्फ़ पड़ी है, वहाँ जाके अब क्या कहोगे, 4 किलो हो गए गुलाब जामुन, तो बेटा किलो के हिसाब से है ना, समझो इस बात को। तो एयर किलो में है, उसमें कितने ग्राम में मॉइस्चर पड़ा है ये बात करनी ना, टेम्परेचर और वॉल्यूम सेल्डम ही अफेक्ट करते हैं, मतलब रेयर ही कभी अफेक्ट करते हैं। ओके, इस बात को समझो, क्योंकि बेटा कुछ टेम्परेचर ऐसा भी है ना जिस टेम्परेचर पे अगर ले जाओगे गुलाब जामुन हवा हो जाएगा ना, और उस टेम्परेचर में जाकर मेरा किलो गुलाब जामुन की तरह, तो बेटा हवा हो गया, किलो का क्या ले लो। और कुछ प्रेशर ऐसे भी होते हैं जिस प्रेशर में इतना प्रेशर है उसमें तो आपकी खुद की नसों का लहू बाहर आ जाएगा, उसमें आप क्या जाके वजन कर रहे हो। बेटा पहाड़ों पे जाके खास चीज़ मिलेगी, चिप्स के नमकीन के पैकेट जरा दुकानों पे लटकते देखना, गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, जो यहाँ पे चिपटे से रहते हैं ना। कभी यहाँ से घर से नमकीन लेके जाना, पैकेट बंद 10 रुपये का, ज़रा पहाड़ों पे जाके देखना उसका बनता क्या है, दिल फूल जाता है उसका, क्योंकि अंदर का दबाव बाहर के दबाव से अधिक है, एक समय के बाद फट भी जाता है, इसलिए तो हवाई जहाज में पेन लीक हो जाते हैं। ओके, ये तो नॉर्मल सी कहानी है, इसमें क्या बता दिया मैंने, और ये तो क्या, ये तो हर कोई जानता है, इसको क्या हूँ, और इतनी क्या बड़ी बात बता दी मैंने। मास ऑफ वाटर वेपर इन ग्राम्स कंटेंट इन अ किलोग्राम ऑफ एयर, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन अ डेफिनेट एयर, सेल्डम अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर। तो फिर सीधी सी बात है, 1 किलो गुलाब जामुन में खोआ कितना था सुखनिधान, 200 ग्राम, तो 1 किलो हवा में मॉइस्चर कितना, मॉइस्चर माने वेपर का प्रेशर, उस पूरी हवा में डस्ट है, गैस है, वेपर है, डस्ट और गैस को छोड़ दे तो उस पूरी हवा को जब वजन किया उसमें वेपर का दाब कितना था, उसी का वजन करोगे ना यार। वेट किस चीज़ का करते हो, जो दबाव बनाती है ना, वजन उसी में है, तो वेपर का प्रेशर काउंट करोगे ना। सो वेपर प्रेशर फिर क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, मोर द वेपर प्रेशर
मोर द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, मतलब अगर ज़्यादा वेपर प्रेशर है तो मतलब 1 किलो गुलाब जामुन में ज़्यादा खोया, मतलब 200 ग्राम नहीं 400 ग्राम, तो मैदा कम खोया ज़्यादा। बेस्ट हलवाई होगा तो फिर 1 किलो गुलाब जामुन में पूरा 1 किलो खोआ, नो अदर एलिमेंट्स, तो वेपर प्रेशर क्या हुआ 100%। ओके, तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। द मोर द वेपर प्रेजेंट, द मोर द वेपर प्रेशर, द मोर द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और किलो में ही करना है सारा, तो किलो है माल, उसमें वेपर बढ़ा दिया, मॉइस्चर बढ़ा दिया, तो बाकी चीज़ें घटेंगी कि नहीं? क्योंकि वही 1000 ग्राम में पहले 200 ग्राम खोआ था, अब 400 ग्राम खोआ, तो बाकी चीज़ें 600 ग्राम रहेगी कि नहीं? तो खोआ फिर बाकी चीज़ों से इंडिपेंडेंट है कि नहीं? तो फिर वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है कि नहीं अदर गैसेज और अदर डस्ट पार्टिकल से? तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो गैसेज और डस्ट पार्टिकल घटेंगे कि नहीं? तो अगर उनको मैं एयर प्रेशर कह दूं, तो अब पूरे एयर कॉलम में वेपर का प्रेशर बढ़ रहा है तो अदर एलिमेंट्स का प्रेशर घट रहा है, तो वेपर का प्रेशर बढ़ रहा है तो एयर प्रेशर घट रहा है ना, तो फिर एयर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ना, और वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एयर प्रेशर। सो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एयर प्रेशर। ठीक है बेटा, सिंपल सी कहानी, ज़्यादा दिक्कत। तो इक्वेटर से लेके पोल वर्ड कितना का पानी मिल सकता है प्रकृति में, कितना का पानी अपन खींच सकते हैं प्रकृति से, कितना का पानी किस क्षेत्र में मिल सकता है, साइंटिस्टों को, ज्योग्राफरों को ये पता लगाने के लिए सबसे बेस्ट वाला मटेरियल कौन सा है, सबसे बेस्ट यार्ड स्टिक कौन सी है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। Specific humidity is the yardstick of the geographers of a basic natural resource, that is water availability from the equator towards the pole. इक्वेटर से पोलवर्ड घटेगी कि बढ़ेगी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी? घटेगी यार, घटेगी ना भाई। टेम्परेचर घटता है तो वेपोरेशन घटती है, वेपोरेशन घटती तो मॉइस्चर घटता, मॉइस्चर माने वेपर का प्रेशर घटता, तो इक्वेटर से पोलवर्ड तो घटेगा ही, क्योंकि ऊपर जाते जाते टेम्परेचर लेस हो जाता है। ये पोलवर्ड भी क्या है ये भी समझा देंगे। तो कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर वी कैन एक्सट्रैक्ट, कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एज अ प्रेसिपिटेशन, इट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। प्रेसिपिटेशन के रूप में आप एटमॉस्फेयर से कितना पानी निकाल सकते हैं, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है। प्रेसिपिटेशन कब होगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मैंने बताया कि प्रेसिपिटेशन के रूप में कितना पानी निकाल सकते हैं एटमॉस्फेयर से, वो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। बट प्रेसिपिटेशन होना ज़रूरी है ना, उसे कराना है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी करना पड़ेगा। ओके, अब मैं वो करा रहा हूँ, रुको बेटा देखिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन द एयर टू द maximum amount the air can hold, the maximum amount of moisture the air can hold। तो सिंपल, कितना हवा में मौजूद है और कितना वो हवा धारण कर सकती थी, उसका रेशियो। इट इज़ अ रिलेटिव, रिलेटिव मतलब कि उस हवा की मॉइस्चर धारण करने की ये क्षमता थी और उसके कॉन्टेक्स्ट में इसमें इतना मॉइस्चर है, तो ये तो रिलेटिव ही हुआ ना भाई, इन रिलेशन ही हुआ ना भाई, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हुआ। तो इसको सीधा ये कह सकता हूँ कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन द एयर, वो क्या था? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, कि कितने ग्राम वो मौजूद है वेट वाइज इन अ यूनिट वॉल्यूम। समझ आई बेटा? यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से देखना है काम अपन को। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और दूसरा कितना वो धारण कर सकती, तो डिवाइड बाय ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इंटू 100 परसेंटेज में निकालना ना बेटा। तो अब ये कैसे करेंगे? मान लीजिए कि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो 4 है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी उसकी 8 है, धारण करने की क्षमता, मॉइस्चर को धारण करने की क्षमता 8 है, मॉइस्चर है 4। तो ये कैसे होता है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बर 2, 2 पंजा 100, 50 1 50, तो 50%। तो 50% का मतलब हाफ, 1/2, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया था 1/2। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% है। बारिश होगी मेरी जान? नहीं।
50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या बारिश करोगे? तो कैसे होगा? जब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी दोनों बराबर हो जाएंगे। दो तरीके हैं, या तो ऊपर 8 कर दूं, 8 कटा 8 बचा 100%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% है तो एयर सैचुरेटेड है। दूसरा, ऊपर 4 था नीचे 8 था ना, नीचे 4 कर दूं, 4 कटा 4 100, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फिर से 100, क्योंकि एयर सैचुरेट हो गई। जितनी उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी थी उतनी उसमें ह्यूमिडिटी। तो क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। एक केस में मैंने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ाई, मतलब कि मैंने और ज़्यादा इवेपोरेशन करा के नया मॉइस्चर ऐड कराया। आई बात समझ में? मैंने उसमें नया मॉइस्चर ऐड कर दिया तो हमने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को बढ़ा दिया। कहानी ख़त्म। हमने न्यू मॉइस्चर ऐड कर दिया, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ गई। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जैसे ही 4 से बढ़ गई तो उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितनी थी हवा की? 8। तो वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी 4 से बढ़ के 8 हो गई, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के बराबर आ गई, हवा पूरी तर हो गई, सैचुरेट हो गया, तौलिया पूरा तरातर। एक तरीका तो ये था भाई करमवीर। दूसरा तरीका क्या था? नया मॉइस्चर नहीं मैं ऐड कर सकता, नया मॉइस्चर मैं ऐड नहीं कर सकता, है ही नहीं, पानी नहीं बेटा, कहाँ से ऐड करूँ? एक काम कर सकता हूँ ना मैं, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट थी ना, मैं टेम्परेचर रिड्यूस कर सकता हूँ ना। जैसे ही टेम्परेचर रिड्यूस कर दूंगा तो उस एयर की ह्यूमिडिटी को रिटेन करने की कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी ना, रिड्यूस होकर 4 पे आ जाएगी। तो अब जैसे ही मैंने ह्यूमिडिटी का कैपेसिटी रिड्यूस की, क्योंकि मैंने टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया, वो 4 पे आ गई, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी 4 था, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी 4, तो उसकी मॉइस्चर धारण करने की क्षमता घटा दी, वो अब 4 पे आ गई, और सही में मॉइस्चर है भी 4, 4 4 100, एयर सैचुरेटेड हो गई। इस तरह से हमने, तो तरीके तो दो बड़े सरल हैं आपके सामने, या तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ा दो या तो नया मॉइस्चर डाल दो उसमें, इसको न्यूमरेटर को या तो बढ़ा दो, और या फिर ये है कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है उसे घटा दो, टेम्परेचर डाउन कर दो। आई बात समझ में? तो उसको आप उसकी मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी घटा दो, फिर जितना मॉइस्चर अवेलेबल उसी में संतुष्ट हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी, फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 हो जाएगी। मुद्दा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 100 करने का, मतलब विंड को सैचुरेट करने का। अब देखना ये है कि ये सैचुरेट हुई किस पॉइंट पे जाके, कितने डिग्री पे जाके हुई, ये फ्रीजिंग पॉइंट के पहले, फ्रीजिंग पॉइंट पे, या फ्रीजिंग पॉइंट के आगे, ये महत्वपूर्ण है। ओके, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंसेप्ट समझ में आ गया, बात क्लियर है? बस इसके आगे ही कहानी कल स्थापित हो जाएगी और टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फॉग समझ में आ जाएगा, दुनिया जान के और भी बहुत से कंसेप्ट समझ आ गए। हाँ बेटा, डाउट है? ओके, फिर कहानी ख़त्म करें आज की। ज़िंदगी में खुश रहो, बाय।